गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि सिंपल सिंपल टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, या ये किसने कहा था, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बीच में डाले गए हैं कॉन्सेप्ट बाइट्स की फॉर्म में, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपने क्लास 1 की रिवीजन अभी तक नहीं की है तो प्लीज़ उसकी रिवीजन करो। उसमें बहुत सारी थ्योरीज़ है यूनिट 1 में। ऐसे ही यूनिट 3 में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप पहले क्लास 1 देखो, सारी थ्योरीज़ क्लियर करो उसमें से, फिर यूनिट 2 की रिवीजन करना। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि सेकेंड यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल डिफरेंस का है। इंडिविजुअल डिफरेंस के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा सुन लो। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल मीन्स पर्सन, मतलब आप जैसे आप हो, आप अलग हो, आपके पेरेंट्स अलग है, आपका भाई अलग है, उसी तरह से आपके फ्रेंड्स अलग हैं। तो इंडिविजुअल हो गया पर्सन और डिफरेंसेस हो गई उनके अंदर अंतर। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो डिफरेंट होते हैं, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये इनबॉर्न है, मतलब जब आप पैदा हुए हो तब से आपके अंदर है, और या फिर जब आपका बर्थ होता है तब आपके अंदर ये अराइज करते हैं। तो कुछ कॉजेज होती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हेरिडिटी रीजन बोल सकते हैं हम। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स अपने एंसेस्टर्स से, अपने मदर फादर से लेते हैं, अपने पूर्वजों से लेते हैं, उसे बोलते हैं हेरिडिटी। तो ये एक रीज़न हो गया हेरिडिटी के कारण। दूसरा हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं किसी पर्सन में, वो होते हैं एनवायरनमेंट के कारण। एनवायरनमेंट के अंदर अब सभी एनवायरनमेंट कवर होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिविजुअल डिफरेंस में जो एनवायरनमेंट फैक्टर है, कौन से एनवायरनमेंट फैक्टर्स कवर होते हैं, तो आप याद रखोगे फिजिकल, सोशल एंड नेचुरल। उसके बाद है एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जब बेबी जो होता है मदर के वोम्ब में होता है, मदर के जब स्टमक में होता है, पेट में होता है, तो जो हैबिट्स होते हैं, इंटरेस्ट होती है, जो मेंटल एटीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं कि अगर बेबी हो रहा है तो बोलते हैं ना कि मदर को खुश रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनके जो है जो अंदर बच्चा है, फीटस है, उस पर पड़ रहा होता है। तो ये हो गया आपका एनवायरनमेंट फैक्टर। फिर है मैच्योरिटी फैक्टर। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है तो आप मैच्योर होते जाते हो, समझदार होते जाते हो। तो डिफरेंट जो पर्सन्स हैं, डिफरेंट जो लोग हैं, उनके जो मैच्योरिटी लेवल है वो डिफरेंट होता है। कोई ज़्यादा समझदार होता है, कोई कम होता है, तो कोई ज़रूरत से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एज फैक्टर। एज भी एक ऐसा फैक्टर है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस या जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है। तो ऐसे ही ये सारे फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। फिर हो गया कुछ फैक्टर जैसे स्कूल एनवायरनमेंट, कि स्कूल का एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट होगा वो भी इम्पैक्ट डालेगा कि बच्चा कैसे जो है बनता है। जैसे अगर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे होंगे तो उसमें अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी, बुरे होंगे तो बुरी आएंगी। तो ये था कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। सेकेंड यूनिट तो आपका बहुत ईजी है, सेकेंड यूनिट में कोई थ्योरीज नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक टीचर अपनी क्लासरूम में क्या करती है? हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग। तो टीचर क्या करेगी? एक जैसा तरीका अपनाएगी बच्चों को पढ़ाते हुए। या सेकंड, सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। या बच्चों को सेग्रीगेट कर देगी, सेपरेट कर देगी, अलग अलग कर देगी उनके मार्क्स के बेसिस पे कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम है, ये बिल्कुल डल है। या फिर एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स। या फिर स्टूडेंट्स के साथ जो है बातचीत करेगी, उनके जो दृष्टिकोण है, उनके जो पर्सपेक्टिव्स है, उनकी जो परसेप्शन है, जो सोच है, उसको समझेगी। या इम्पोज करेगी स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन द स्टूडेंट्स, या फिर अपनी मनमानी करेगी और बच्चों के ऊपर जो है रूल्स इम्पोज कर देगी कि अगर आप ये नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी।
तो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो ध्यान है उसे टीचर को भी रखना पड़ता है और देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना टीचर डायरेक्टली आकर कोई बड़ा ही डिफिकल्ट सी चीज़ है और बोल दे कि आप खुद पढ़ लो। थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि क्लास में हर तरह का स्टूडेंट होता है। तो टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लासरूम, एक टीचर क्या करेगी, बच्चों के साथ डायलॉग में एंगेज होगी, समझेगी कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे आज पूछा कि आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हो, आप क्वेश्चंस चाहते हो, आप कॉन्सेप्ट्स चाहते हो, या इस तरह से ठीक है या नहीं। सो आई हैव टू टेक केयर कि मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी। अब सी, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो रोल है टीचर का वो कैसा होना चाहिए, अथॉरिटेटिव आधिकारिक, या तानाशाही डिक्टोरियल, जैसे पहले जो है राजा महाराजा होते थे कि जो उन्होंने कह दिया वही माना जाएगा, उसे बोलते हैं डिक्टोरियल डिक्टेटर, या परमिसिव अनुमय, या फिर फैसिलिटेटिव। अब इस फैसिलिटेटिव की जगह ना एक वर्ड फैसिलिटेटर भी आ सकता है, FACILITATOR, फैसिलिटेटर। तो एक रोल जो है टीचर का वो क्या होता है, फैसिलिटेटर का, फैसिलेट करने का, आपको सुविधाएं जो है प्रदान करने का, फैसिलिटीज़ प्रदान करने का। तो एक टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का या फैसिलिटेटिव का। ये क्वेश्चन CTAT का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना आंसर्स चेक करने में, या किसी आंसर में डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे एक बार भेज दिया करो, या आप गूगल पे भी चेक कर लो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो CTAT में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। तो आप ये सोच लो कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप CTAT की प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ। तो असेसमेंट जो है उसका जो उद्देश्य है वो किस तरह से पूरा होगा। फर्स्ट, इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि कल आपका इवैल्यूएशन होगा, आपका मूल्यांकन होगा, आपका असेसमेंट है, तो क्या बच्चे डर जाएंगे, या इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, या फिर स्टूडेंट्स के साथ साथ फीडबैक टीचर को भी मिलेगा कि हाँ अगर सपोज किसी ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो टीचर को भी लगता है ना, हाँ ज़रूर मैंने कुछ ढंग से नहीं समझाया होगा, सो आई शुड एक्सप्लेन अगेन। थर्ड, इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ ईयर। या जो असेसमेंट है सिर्फ साल के अंत में की जाती है एक बार। या डी, कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। या फिर इवैल्यूएशंस की जाती है ये डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन सा स्टूडेंट डल है, कौन सा मीडियोकर है। तो असेसमेंट बहुत पर्पसफुल चीज़ है। असेसमेंट पर्पसफुल है कब, जब वो एक फीडबैक देगी टीचर को, कब काम की है, कब उसका उद्देश्य पूरा होगा, जब वो टीचर को फीडबैक देगी कि कौन सा स्टूडेंट परफॉर्मेंस में कैसा है, एज वेल एज टीचर को कौन सी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है, और ये ध्यान में रखना है इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एज अ टीचर, ये थ्योरी हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रिमाइंड कर लो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच थी वो पियाजे ने दी थी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा अपने स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, जो बिलीव करते हैं उस थ्योरी में, वो क्या मानते हैं कि क्या यूज़ किया जाएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेशन का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर, सहयोग देकर। सपोज जैसे आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि कहते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, मतलब आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम एक साथ वीडियो बनाएंगे। या कभी आप देखो अगर 2-3 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural backgrounds enriches the learning experience of all students। मतलब अगर एक क्लासरूम के अंदर हर तरह का बच्चा है, जो सपोज कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से आता है, कोई किसी बैकग्राउंड से आता है, मतलब किसी की कास्ट अलग है, दूसरे की अलग है, और हर किसी का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग है, मतलब हर किसी की वैल्यूज़ अलग है, हर किसी की फैमिली में अलग शिक्षा दी जाती है। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज द चिल्ड्रन। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इससे तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा
कि इतने सारे जो है बच्चे हैं कि कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रिलीजन का है। सेकंड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों से बड़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। या करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरिकल, या फिर ये ठीक है क्योंकि क्लासरूम के अंदर हर श्रेणी के लोग हैं तो ये क्लासरूम ठीक है। या इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, या ये बात गलत है क्योंकि इसकी वजह से इन अननेसेसरी कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एक क्लासरूम के अंदर हर वैरायटी का बच्चा हो सकता है, वो रिच हो, पुअर हो, वो पंजाबी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, कुछ भी, वो उर्दू बोलता हो, मुस्लिम हो। तो हमारे इंडिया में तो वैसे भी कहा जाता है कि हर रिलीजन को आपको रिस्पेक्ट करना है, हर कास्ट को आपको रिस्पेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बच्चा जो है अपने दोस्तों से, अपने पीयर्स से जो है बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी जो अच्छी आदतें हैं वो भी सीखता है। Which of the following statements about children are correct? Children are passive recipients of knowledge. Children are problem solvers. Children are scientific investigators. Children are active explorers of environment. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट बच्चों के बारे में बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो पैसिव रिसिपिएंट होते हैं नॉलेज के, मतलब जैसे एक्टिव तो हो गए जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और अपने दिमाग में सब बिठा लिया, उन्हें याद रहेगा। और जो बच्चे हो गए वो पैसिव रिसिपिएंट है कि वो एक्टिव नहीं है, सुन लिया और उसके बाद भूल गए। दूसरा, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं। या जो बच्चे हैं वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स है, वो जानना चाहते हैं कि इसका रीज़न क्या है। सपोज कह दिया कि अर्थ की शेप राउंड है तो वो पूछेंगे क्यों है। या चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ एनवायरनमेंट, या बच्चे जो है वो एक्सप्लोरर है एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स के बारे में करेक्ट है। अब जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप लोग एक्टिव रेसिपिएंट्स नहीं होते तो क्या मैं एबल होती है लेक्चर देने के लिए, या मैं वीडियो बना रही होती आप लोगों के लिए। तो बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव रेसिपिएंट्स होते हैं, मतलब वो नॉलेज चाहते हैं रिसीव करना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। वेर एज बी, सी और डी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि बच्चे जो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स वैज्ञानिक जांचकर्ता होते हैं, और एक्सप्लोरर होते हैं एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर। अब जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है सबसे अच्छा वो किस एटमॉस्फेयर में सीखेगा। वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, मतलब जहाँ उनकी इमोशनल नीड्स, उनकी भावनाओं की कदर होगी। वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव, या फिर टीचर अथॉरिटेटिव होगा, जो वो कहेगा वही मानना पड़ेगा, वहाँ उस बच्चे को अच्छा लगेगा। where the focus and stress are only on mastering primarily cognitive skills, या फिर वहाँ उस बच्चे को अच्छा लगेगा जहाँ पे सिर्फ फोकस ये है कि आप रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स पे ही फोकस करो, मतलब अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट करो बस। या where the teacher leads to learning and expects student to play passive role, या फिर टीचर ये चाहती है कि मैं पढ़ाती जाऊँ और आप लोग एक पैसिव लर्नर की तरह बिहेव करो, आप मुझसे क्वेश्चन मत करो, जो मैं करा रही हूँ आप करते जाओ। तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा कहाँ अच्छा फील करेगा, जहाँ उसकी इमोशनल नीड्स, मतलब उसकी वैल्यूज़ की कदर होगी, वो कैसा फील कर रहा है वो अपनी टीचर को बता पाए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सेज अ बर्ड। अब एक बच्चा जो है खिड़की से देखता है एक क्रो को उड़ते हुए और कहता है अ बर्ड। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग। तो ये बात क्या सजेस्ट करती है, क्या बता रही है। चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, क्या बच्चे ने पहले भी कभी उस क्रो को देखा होगा और उसने याद रख लिया कि हाँ भाई जो ब्लैक दिखती है ऐसी होती है, वो एक बर्ड होती है। या चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ बर्ड, या फिर उसने कंसेप्ट डेवलप कर लिया है कि इसे बर्ड कहते हैं। या चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर उसने कुछ जो अपनी लैंग्वेज के जो टूल्स हैं अपना एक्सपीरियंस कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप कर लिया है। तो जब एक बच्चा जो क्रो को देखेगा, तो आप छोटे बच्चे को देखोगे, अब अगर आप उसे रोज़ एक चीज़ दिखाते रहोगे और उसके आगे वही चीज़ बोलते रहोगे, ऑब्वियसली उसके दिमाग में स्टोर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। तो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हो जाती हैं कि बच्चे के दिमाग में भी फिट हो जाएगा, उसे वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और वो कुछ टूल्स ऑफ लैंग्वेज का यूज़ करेगा अपनी उस बात को बताने के लिए, दर्शाने के लिए।
यूनिट 2 बहुत इजी है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। यूनिट 3 में थोड़ा सा है कि जो थ्योरीज है वो ज़्यादा है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। What should a teacher tell her students to encourage them to task with intrinsic motivation? तो एक टीचर क्या करेगी अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि अंदर से इंट्रिंसिक, इन वर्ड लग गया, इन का मतलब क्या होता है अंदर, इंट्रिंसिक मीन्स अंदर की मोटिवेशन जगाने के लिए क्या टास्क देगी। अगर यहाँ एक्सट्रिंसिक होता, एक्सट्रिंसिक ई एक्स आगे सेम, तो वो होता बाहर की मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन तो अंदर से आती है ना, तो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो टीचर क्या कहेगी, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, कि भाई जल्दी करो, उस बच्चे से पहले करो। वाई कांट यू बी लाइक हिम, या फिर वो ये कहेगी तुम उसकी तरह क्यों नहीं बन सकते, वो भी तो कितनी अच्छे से काम करता है। या कहेगी कि जल्दी करो टास्क को, मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगी। या फिर कहेगी कि आप ट्राई करो करने की, आप सीख जाओगे, गलतियाँ करोगे सीख जाओगे। तो एक टीचर क्या करेगी अपने स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए कि आप करो तो सही, चाहे आप, जैसे हम बोलते हैं कि आप करो तो सही उस क्वेश्चन को, चाहे गलत ही करो। तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। तो इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का कौन सा एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा प्रभावशाली स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है। कॉन्स्टेंट कंपेयर इवैल्यूएशन, की लगातार जो है तुलना होती रहे। कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब कॉर्पोरल का मतलब होता है बॉडीली, बॉडी से रिलेटेड, या रोज जो है आपको शारीरिक दंड मिले, आपको मारा जाए। या इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षा। या फिर कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, या क्लासरूम ऐसी हो जहाँ पे सिर्फ कंपटीशन ही चलता रहता है। तो ऐसी क्लासरूम में तो आपको पता है कि जो डल स्टूडेंट्स होंगे उसको कैसा फील होता है, बहुत बुरा। तो कौन सा एग्जाम्पल है इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का, जो फोकस करेगा इंडिविजुअल लर्निंग पे, यानी इंडिविजुअल लर्निंग का भी हमने मतलब समझा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे की जो भाषा है वो कब डेवलप होती है, कौन सा बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। आपने देखा होगा अगर छोटे बच्चे को कुछ भी गलत सिखा दिया जाए तो कैसे वो रोज़ बोलता रहता है, चाहे उसे उसका मतलब भी नहीं पता। तो वो यही पूछ रहा है कौन सा सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। प्री नेटल पीरियड, प्री मतलब पहले, बच्चा होने से पहले। मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, बीच का। या अडल्टहुड जब वो बड़ा हो जाता है। या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो सेंसिटिव पीरियड कौन सा है जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जब वो बचपन के अपने शुरू के अवधि या काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक 6 साल की जो लड़की है उसकी एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी है, मतलब वो खेल में जो है वो बहुत अच्छी है, और उसके जो पेरेंट्स है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, और उसको कोचिंग के लिए भी भेजते हैं ताकि वो भी स्पोर्ट्स में अच्छी हो सके। तो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, ये क्यों हुआ ऐसा कि जो उसके मम्मी पापा भी जो है वो बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन है, और उसकी जो बेटी है 6 साल की वो भी अभी से इतनी अच्छी है स्पोर्ट्स में। तो ऐसा क्यों हुआ। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, या डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन इसके पीछे रीज़न है। तो देखो, जब बच्चे में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स में थे, तो इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि हेरिडिटी मीन्स जो आप एक्वायर करते हो अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से, और आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a progressive classroom setup, the teacher facilitates learning by providing an environment that। तो कह रहे हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर जो है वो लर्निंग प्रोवाइड करती है, शिक्षक सीखने की सुविधा प्रदान करी जाती है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। तो इससे क्या होता है, प्रमोट्स डिस्कवरी, इज रिस्ट्रिक्टिव, एनकरेजेस इंक्लूजन, या एनकरेजेस रिपीटेशन। मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जब टीचर आपको लर्निंग देती है, क्या उससे जो एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, क्या उससे डिस्कवरी के लिए आपको, कि आप कुछ खोज कर सको, या आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली जैसे छोटे बच्चों को अगर कुछ पढ़ाया जाता है, कि सपोज सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ा दी,
तो सिंड्रेला की स्टोरी में उन्हें इंटरेस्ट आएगा ना कि अच्छा, कि एक कैसल ऐसा होता है कि भाई एक जो जहाँ पे वो राजकुमारी रहा करती थी, वो उसका जो महल था वो ऐसा होता है, तो वो उसे सर्च करेंगे। तो क्या प्रमोट्स डिस्कवरी, या रिस्ट्रिक्टिव है कि जितना बढ़ा दिया उतना ही रहेगा, या डिस्करेज इंक्लूजन कि उसके अंदर आप कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, तो टीचर आपको मना कर देगी कि हाँ आप तो कुछ नहीं बोलोगे, जो मैं बोलूँगी वो सुनो, या इनकरेजेस रिपीटेशन, या फिर बार बार रिपीटेशन होगी। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप में टीचर जो है वो फैसिलिटेट कर लिया लर्निंग, एक ऐसा एनवायरनमेंट देके जहाँ पे आप डिस्कवरी मतलब आगे अपने आप एक खोज को बढ़ावा दे सकते हो और आप जो है आगे भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने ये क्वेश्चन कि हम सब अब जो है हमारे इंटरेस्ट, स्किल्स, कैपेबिलिटीज, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन सब डिफरेंट है। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, Which of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears and hands? तो कौन सी जो स्टेज है वो हम इन्वॉल्व करते हैं जब बच्चे जो है, इन्फेंट्स जो है, वो कुछ सोचते हैं, अपनी आईज, ईयर्स और हैंड्स को यूज़ करते हैं। तो क्या उसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज? आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जब भी आप अपने मोटर स्किल्स की बात करोगे या अपने आईज, ईयर्स, हैंड्स का यूज करोगे, उसे क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब वहां पे आपको वर्ड ये मोटर दिख जाएगा। अब कह रहे स्कूल्स जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस का, ताकि ऑप्शन ए टू नैरो द गैप, ताकि हर स्टूडेंट के बीच में जो है एक समानता हो, मतलब कोई अंतर ना करे, या ये ना कहे तू तो बहुत नालायक है, तू बहुत होशियार है, मतलब ये सारी चीज़ें ना यूज़ हो। सो टू अवॉइड दिस ये कहा गया है कि स्कूल को जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी इवन आउट एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो भी जो क्षमताएं हैं बच्चों की, उसका जो है जो उसका परफॉर्मेंस है उसे बाहर लाना चाहिए। या अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, या ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। या मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव, या हर एक अलग व्यक्ति को, जैसे अगर कोई नालायक है तो उसे बहुत गंदा फील कराना, कोई इंटेलिजेंट है तो बड़ा अच्छा फील कराना। तो स्कूल्स जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखें ताकि वो क्या कर पाए, वो ये अंडरस्टैंड करें कि स्टूडेंट्स जो है दे आर एबल और अनेबल टू लर्न। मतलब उन्हें समझना चाहिए कि क्यों बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा या क्यों बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस? तो स्कूल कैसा सपोर्ट उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकता है जो नहीं समझ पाता है क्लास में कुछ, या उसका जो मेंटल लेवल है, जो एप्टीट्यूड है वो बड़ा कम है। Follow a child-centered curriculum and provide multiple learning opportunities to students. तो क्या एक child-centered curriculum बनना चाहिए, या और उसको जो है बड़ी सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जैसे कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि सपोज किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो कहते हैं कि टीचर बोल देती है कि ये मेरा फ्री पीरियड है, आप इसमें आके पूछ लेना, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस दे देना। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना, या अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंस, या हर पॉसिबल जो कोशिश कर लेना कि भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। आप देखोगे कुछ बच्चे होते हैं, आप उनको पढ़ाते जाओ, उनके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं लेना चाहते हैं। तो हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट है। किसी का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। और ये बात गलत नहीं है कि सब कुछ पढ़ाई नहीं होती, बहुत कुछ है जो सीखने को है लाइफ में, दुनिया में। तो अगर एक ठीक है बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, तो उसको इनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन सी रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स, या ये कहना चाहिए कि भाई आप तो बड़ा कम पढ़ते हो, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है, आप तो स्पेशल स्कूल्स में जो है दाखिल हो जाओ, भर्ती हो जाओ और आप वहीं पढ़ो। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम, या एक ही करिकुलम बनना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। तो कैसा सपोर्ट जो है एक स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए, दैट इज एक चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए जिसमें बच्चे की नीड्स को ध्यान रखा जाएगा और बहुत सारी मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चे को ताकि वो अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट समझ पाए।
व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। अब टीचर का क्या रोल हो सकता है इस इंडिविजुअल डिफरेंस में? ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। टीचर क्या करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि किसकी क्या एबिलिटीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, कैसा बच्चों का दिमाग है, क्या एप्टीट्यूड लेवल है। ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम, या फिर करिकुलम को ऐसे एडजस्ट करेगी एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जैसा बच्चों को समझ आएगा वो वैसा ही पढ़ाएगी, वैसा ही करिकुलम को एडजस्ट करेंगे। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो टीचर का जो रोल है दैट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, जहाँ पे वो करिकुलम को भी एडजस्ट करेंगी और वो ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या बच्चे की एबिलिटीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका मेंटल लेवल है, उसका जो एप्टीट्यूड है वो क्या है। तो एक अच्छी टीचर का रोल क्या होता है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन तो हमने बड़ी बार कर लिया कि कौन सी स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, ट्रू नहीं है। ये सीटेट का ही क्वेश्चन है और प्लस ये क्वेश्चन आपके चाइल्डहुड ग्रोइंग अप के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस आप यहीं पे पढ़ते हो। तो जो बच्चे भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी बीएड के बाद, हमारे चैनल पे जो है आपको वो कराई जाएगी। सीटैट, केवीएस, एनवीएस, एचटैट, सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन प्लस यूजीसी नेट की, यूजीसी नेट इंग्लिश एंड यूजीसी नेट कॉमर्स। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही बीएड का कोर्स ख़त्म होगा सीटैट के साथ शुरू करेंगे अपनी क्लास। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। देखो, ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ग्रोथ आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, आपकी हार्मोन से रिलेटेड है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं है, डेवलपमेंट क्या थी? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आई होप आपको याद होगा, ये फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी मैंने बता दिया है बहुत बार। थर्ड, एजुकेशन गोल ओरिएंटेड है। आप गोल लेके चलते हो ना एजुकेशन में, तो एजुकेशन क्या है? गोल ओरिएंटेड। और लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज, मतलब आप कुछ भी सीखते हो तो आपके बिहेवियर में उससे चेंज आता है। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। आंसर हो गया ऑप्शन बी। As people grew older, the dash of learning declines. तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है उसकी जो उसका जो ग्राफ है उसके अंदर ऐसे इंक्रीज होने के बजाय वो ग्राफ डिक्रीज होने लग जाता है। तो एज पीपल ग्रू ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, दैट इज स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, मतलब स्पीड जो है वो कम हो जाती है। Which is different from the other three with respect to fine motor movement? Dot joining, dictation, handwriting या separation of fruits and vegetables? क्या चीज़ डिफरेंट है इन तीनों से विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट? अगर आप मोटर मूवमेंट्स की बात करो तो डॉट को ज्वाइन करना, मोटर मूवमेंट आप अपना हाथ हिलाओगे। डिक्टेशन, आप कुछ बोल रहे हो, अपना मुंह का यूज़ करोगे, अपने टंग का यूज़ करोगे। हैंड राइटिंग, लिखने में हाथ का यूज़ करोगे। वेयर सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपका कोई फाइन मोटर मूवमेंट नहीं है। सो दैट इज सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप सिंपली जो है सेपरेट कर रहे हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, तो आपके कोई सेंसेस इन्वॉल्व नहीं हुए यहाँ पे। वेयर एज डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन और हैंड राइटिंग में आपके सभी सेंसेस इन्वॉल्व होंगे। सो दैट इज सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। अब जो स्टडी आपके थॉट प्रोसेस से जुड़ी है, मतलब आपके ब्रेन से जुड़ी है, जिसके अंदर आपको कुछ याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिसीजन लेना है, उसे क्या कहते हैं? पैडागोजी, एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पैडागोजी क्या होती है? आर्ट ऑफ साइंस। एजुकेशन जो आप लेते हो, शिक्षा। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज से रिलेटेड है, वेयरएज जो आपके ब्रेन से रिलेटेड टर्म है वो क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन कर रही है थॉट प्रोसेस का, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेस्टर्स। अब ये भी आपको बहुत अच्छे से जो है आई गेस अभी तक आंसर भी पता चल गया होगा कि एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेस्टर्स, जो आप एंसेस्टर्स से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हो उन्हें क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रख लो, जीन्स। जीन्स जो है वो यूनिट है
और हेरिडिटी के, और जीन्स जो है ये आप अपने पेरेंट्स से लेते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ, अगर ये डिटेल में क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स जो है 23 का पेयर होता है, तो टोटल करके ये 46 होते हैं। और एक और क्वेश्चन याद रख लो, वैसे आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब मेटिंग होती है तो जो फीमेल और जो मेल का फ्यूजन होता है उससे क्या बनता है, मतलब जब उन दोनों के जो सेल्स हैं वो मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, तो आंसर होगा जाइगोट, ठीक है, ZYGOTE। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या बनता है जाइगोट, और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, जहाँ पे 23 का पेयर होता है, ठीक। Who said environment is everything that affects the individuals except his genes? मतलब environment सब कुछ है और वो affect करता है इंडिविजुअल के जीन्स को भी। तो वुडवर्थ एंड मार्क्यूस। आप ये देखना कि जितना घर में अच्छा माहौल होगा उतना बच्चा खुश होगा, उतने उसके जीन्स मतलब आपके हार्मोन्स अंदर बैलेंस्ड होंगे। जितना आप दुखी होंगे उतने आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस्ड होंगे, आपके जीन्स ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए कहते हैं खुश रहो और बॉडी को हेल्दी रखो, फिट रखो। तो आपके मूड पे, आपके बाहर के मूड पे आपके अंदर की बॉडी डिपेंड करती है। तो किसने ये बात कही है? दैट इज बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्ड। याद रखनी पड़ेगी ये स्टेटमेंट, लक्ष्मी की बुक में एग्जैक्टली क्वेश्चन दिया है। तो याद रख लो कि एनवायरनमेंट वो हर चीज़ है जो अफेक्ट करती है किसी इंडिविजुअल के जीन्स को। ये बात बोली है बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने। These differences include those differences found in measurable personality trait of any two or more than two persons. यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, राइट? हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। अब इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड आप एक बात समझो कि इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप्स होते हैं और आपको दो तरह के टाइप्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसकी प्रिंटिंग गलत है। यहाँ पे इंटर वर्ड आएगा INTER, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, ये है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। अब पहले मेरी बात सुनो फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंटर इंडिविजुअल INTER और INTRA, इंट्रा इंडिविजुअल। अब जो इंटर इंडिविजुअल है उसे क्या बोलते हैं? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। दीज डिफरेंसेस इंक्लूड दोज डिफरेंसेस फाउंड इन मेजरेबल पर्सनालिटी, मतलब ऐसे डिफरेंसेस जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसे आप नाप सकते हो। जैसे आप किसी का वेट मेजर कर सकते हो, किसी की ग्रोथ, किसी की हाइट मेजर कर सकते हो, कितना उसे गुस्सा आ रहा है ये आप मेजर कर सकते हो। ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंस को बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, INTER इंटर, बाकी सेम इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो सॉरी, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये डिफरेंसेस इंक्लूड करते हैं मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स। मेजरेबल मीन्स जैसे आप मेजर कर सकते हो, पर्सनालिटी ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या उसके अंदर क्या गुण है। तो इसका आंसर है इंटर इंडिविजुअल। इसके आगे इंटर वर्ड लगेगा INTER, बाकी सेम है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये डिफरेंसेस इंक्लूड करते हैं वो डिफरेंसेस जिसको दीज डिफरेंसेस इंक्लूड दोज डिफरेंसेस फाउंड इन मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंट्रा इंडिविजुअल है, ये वो डिफरेंसेस हैं विच आर फाउंड इन द मेजरेबल पर्सनालिटी। इट इंक्लूड्स द वेरिएशन इन वेरियस एट्रीब्यूट्स, जैसे अ फिजिकली हेल्दी एंड मेंटली अनसाउंड पर्सन हैज़ अ हाई इंटेलिजेंस, बीइंग हाईली इंटेलिजेंट हैज़ लो एकेडमिक अचीवमेंट। तो इंट्रा इंडिविजुअल में क्या होता है, ये वो डिफरेंसेस होते हैं जो किसी पर्सन में आपको मिलेंगे जिसको आप मेजर कर सकते हो इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को। और पिछले जो हमने डिस्कस किया है उसके अंदर क्या होता है, जो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, ये भी मेजरेबल है वो भी मेजरेबल है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि उसके अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हो टू और मोर देन टू पर्सन्स का, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है,
यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको पुराना क्वेश्चन दोबारा से दिखाती हूँ। ये पुराना क्वेश्चन ही था, सॉरी। पुराने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मेजरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ऑफ एनी टू और मोर देन टू पर्सन। मतलब आप जो है कंपेयर कर रहे हो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब डिफरेंसेस को, तो उसे बोला इंटर इंडिविजुअल। ठीक है, INTER इंटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपका ये नहीं लिखा कि दो या दो से ज्यादा के साथ हम कंपेयर करोगे, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज मुझे बताना, अगले वीडियो में फिर से इसके बारे में बात करेंगे। अब ये टेबल है जहां से आप IQ लेवल को लर्न करोगे। अगर IQ लेवल 145 से 160 हो तो वो होता है बहुत ही गिफ्टेड बच्चा। 130 से 144 हो तो वो होता है बहुत एडवांस या गिफ्टेड बच्चा। या आप याद रख लो, अगर 130 से 160 हो तो वो होता है गिफ्टेड बच्चा। आपको दो याद रखने की जरूरत नहीं है अलग से, सिर्फ इतना याद रखो 130 से 160 का होगा तो वो होगा गिफ्टेड बच्चा। उसके बाद आप याद रखो 120 से 120 से 129 होगा तो वो होगा सुपीरियर। 110 से 119 तो हाई एवरेज है। 90 से 109 एवरेज बच्चा। 80 से 89 लो एवरेज IQ है। और 70 से 79 बॉर्डर लाइन का है। और 55 से 69 माइल्डली इम्पेयर्ड या डिलेड। 40 से 54 के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा IQ लेवल उसका लो है। आप याद रखोगे गिफ्टेड का 130 से 160। फिर आप याद रखोगे सुपीरियर बच्चे का, मतलब आप एक याद रखो इसका। फिर आप याद रखो एवरेज बच्चे का 80 से लेके 119। ठीक है, 80 से लेके 119 को हम कह देते हैं एवरेज। तो आप सिर्फ इतना याद रखोगे। फिर आप याद रखोगे इम्पेयरमेंट का क्या है। इम्पेयरमेंट के अंदर आप दो याद रखोगे, एक ये 55 से 79। 55 से अगर 79 होगा तो वो इम्पेयर्ड होगा, मतलब वो ठीक नहीं है बच्चा। और अगर 40 से 54 है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट है, प्लस वो बहुत डल होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है 4-5 बस। आगे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन डिवाइसेस की। अब इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या होते हैं जिससे टीचर ये देख सकता है कि बच्चे को क्या समझ में आया है। इवैल्यूएशन डिवाइसेस कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसपे आप मेजर करोगे, मार्क्स दोगे, जैसे रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट कैसे होते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट जैसे होते थे आपके बीएड के, या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जैसे अब हो रहे हैं। तो रिटन टेस्ट के टाइप्स क्या है, ऐसे टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वांटिटेटिव टेस्ट में ओरल टेस्ट भी हो सकता है, प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। तो अगर ये कैटेगरीज दे दी जाए कि बताओ ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो आते हैं इवैल्यूएशन डिवाइसेस के। और किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव अगर आपको देखना है, क्वालिटी देखनी है कि किसी बच्चे को कितना आता है, तो आप क्या करोगे, या तो आप रेटिंग स्केल्स यूज करोगे। रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं, जिसमें बच्चे को रेटिंग दी जाती है। जैसे छोटे होते हो तो कॉपी के अंदर जब टीचर ड्रॉ कर देती है, ऐसे फेस नहीं ड्रॉ कर देती स्माइली हैप्पी वाला, तो ये हो हैप्पी वाला ड्रॉ कर देती है। और अगर मार्क्स बड़े कम आते हैं तो टीचर क्या करती है, ऐसे सैड वाला ड्रॉ कर देती है। उसी तरह से रेटिंग स्केल्स में क्या होता है, बच्चे को रेटिंग दी जाती है। ठीक है, या तो आप रेटिंग दे दोगे या ऑब्जर्व करके कि कैसा वो बच्चा है परफॉर्म करने में, ऑब्जर्वेशन यूज करोगे इवैल्यूएट करने के लिए, उससे मूल्यांकन करने के लिए। या सबसे बेस्ट है इंटरव्यू। अगर कोई भी जो इवैल्यूएशन डिवाइस है काम ना करे और बहुत रिलायबल जिसे बोलते हैं डिवाइस, उसको बोलते हैं इंटरव्यू, तो उस बच्चे का आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। अब इंटरव्यू लेवल कहाँ होता है, जॉब्स के लिए, वहाँ जहाँ ये देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपको कितना आता है। तो इंटरव्यू लेवल बेस्ट इवैल्यूएशन डिवाइस है, जहाँ आपको पूरी तरह से जो है इवैल्यूएट कर लिया जाता है, आपका पूरा मूल्यांकन कर लेते हैं जो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ के। फिर क्वालिटेटिव के अंदर ही कुछ क्वेश्चनरीज भी होती है, जैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो और आपसे पूछ लिए। फिर रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं, या चेकलिस्ट मेथड को भी यूज किया जाता है क्वालिटेटिव मेथड में, जहाँ पे एक टेबल बना देंगे और उसके आगे लिख देंगे कि बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस थी, और उसके आगे चेकलिस्ट मीन्स टिक करते जाएंगे, जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो नहीं होंगे उन पे क्रॉस करते जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है, इवैल्यूएशन डिवाइसेस दो तरह के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर ये सब आते हैं जिसमें मार्क्स मिलते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर ये सब आते हैं जिसके अंदर एक्सट्रिंसिक मूल्यांकन होता है, मतलब बाहर से ही हो जाएगा इंटरव्यू लेके या रेटिंग स्केल्स यूज करके। तो ये बस मेथड्स के नाम याद रखोगे।
अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव अर्निंग, कॉग्निटिव, सॉरी दिस इज नॉट अर्निंग, दिस इज लर्निंग। तो कौन से फैक्टर्स है जो कॉग्निटिव लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? हेरिडिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, रीजनिंग या ऑल ऑफ दीज। तो कॉग्निटिव लर्निंग हमने पढ़ा है कि आपके दिमाग से रिलेटेड है, तो कॉग्निटिव लर्निंग को क्या अफेक्ट करेगा? हेरिडिटी अफेक्ट करेगा कि आपके जीन्स कैसे हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग प्रोसेस में। फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, किस बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सीखने की कुछ। और रीजनिंग मतलब कि आपको अगर कुछ समझाया जा रहा है जिससे आप रीजनिंग कर पाओ, आप कुछ क्वेश्चंस कर पाओ, तो वो हो गई रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ या ऑल ऑफ दीज। तो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर जब आपको किसी बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट करनी है तो ये सभी फैक्टर्स उसमें इंपॉर्टेंट है, और सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग को, और सभी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपकी लर्निंग प्रोसेस में। अब ये एज इट इज़ याद रखोगे, किसने ये बात कही थी कि क्रिएटिव चाइल्ड इज़ दैट हु मेक डिस्कवर न्यू एवेन्यूज़। एवेन्यूज़ मतलब नए रास्ते, नए काम खोजना, और जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा वो पर्सपेक्टिव होगा, उसकी एक परसेप्शन होगी, उसकी एक अपनी सोच होगी, मेक्स न्यू प्रेडिक्शंस, वो नई नई भविष्यवाणियाँ करेगा और कंक्लूजन्स निकालेगा उसके। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? स्किनर, जीन पियाजे, टॉरेंस या नन ऑफ अबव। तो आप याद रखो, ये स्टेटमेंट कही है स्किनर ने कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा वो नए रास्ते खुद ही खोज लेगा। अब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकर का। तो दो तरह की थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो डाइवर्जेंट, पहले देखते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होती है? कन्वर्जेंट मीन्स जो एक फाइनल सोल्यूशन सोचेगा एक बंदा, ठीक है। डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्स। डाइवर्स क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि यूनिवर्स इज डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। डाइवर्स मतलब जो फैला हुआ है। तो डाइवर्जेंट थिंकर क्या करेगा? वो सारी चीज़ें सोच लेगा। जैसे आप सोच रहे हो कि बीएड खत्म होने के बाद आप सीटेट का एग्जाम दोगे, आप केवीएस का एग्जाम दोगे, आप एचटेट का एग्जाम दोगे, तो आप ये सोच के चल रहे हो कि यार सीटेट नहीं होगा तो एचटेट हो जाएगा, एचटेट नहीं होगा तो चल केवीएस तो हो ही जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट थिंकर, कि अगर एक पॉसिबल नहीं हुई एक चीज़ तो दूसरी हो जाएगी, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा। इन शॉर्ट ये कह लो कि अगर ए ऑप्शन कामयाब नहीं हुआ तो हम बी लेके चलेंगे, बी नहीं हुआ तो हम सी लेके चलेंगे। तो वो पहले ही पॉसिबिलिटी सोच लेता है सारी। तो ये हो गया डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्स, अपने दिमाग के अंदर उसने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें सोच ली है। आगे देखो, मोड्स ऑफ थिंकिंग में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बताती हूँ। थिंकिंग को सबसे पहले दो में डिवाइड किया गया, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। और ये किसने दी थी? ये किसने कहा था कि थिंकिंग दो तरह की है? और ये टर्म दी थी जॉय पॉल गिलफोर्ड ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थिंकिंग का प्रोसेस दो में डिवाइडेड है, किसने कहा था? या कन्वर्जेंट थिंकिंग की टर्म किसने दी थी? नाम याद रख लो। नाम आपको जॉय पॉल नहीं दिखेगा, पेपर में सिर्फ गिलफोर्ड लिख के देगा, तो पीछे से नाम याद रख लो। गिलफोर्ड ने कहा था, गिल ने कहा था ये बात कि थिंकिंग दो तरह की होती है, ठीक। अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कन्वर्जेंट में जहाँ आप एक सोल्यूशन सोचते हो, वैसे ही आप डाइवर्जेंट में एक से ज़्यादा सोचते हो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट आपका हो रहा है वो कन्वर्जेंट प्रोसेस में आता है कि डाइवर्जेंट प्रोसेस में आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचो। तो जो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है, क्योंकि आप सिर्फ एक आंसर मार्क कर सकते हो ना, आप एक से ज़्यादा तो नहीं कर सकते। वेरेज जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अगर आपसे ये पूछा जाए यूजिंग इमेजिनेशन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो किस प्रोसेस में आता है, तो वो है डाइवर्जेंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको एक्सप्लोर करना है, आपको एक लंबा चिट्ठा जो है उसमें लिखना है बैठ के कि हाँ ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो वो हो गया डाइवर्जेंट प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास पूरी राइट्स है, आप जितना मर्जी एक्सप्लेन करो। तो आई गेस ये समझ आ चुका होगा। इट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी टर्म आपकी बुक के अंदर दी हुई है यूनिट 2 में, कि इसके अंदर इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी इंक्लूड होता है। तो इंटेलिजेंस कहाँ इंक्लूड होता है? आपके एप्टीट्यूड में, ठीक है। एप्टीट्यूड किससे रिलेटेड होता है? किसी का एप्टीट्यूड जब हम बोलते हैं तो किसी का एप्टीट्यूड क्या होता है? उसका दिमाग। कि जैसे हम बोलते हैं इसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, मतलब उसका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता है किसी चीज़ को। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? आपकी योग्यता, आपका इंटेलिजेंस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैट का एग्जाम होता है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, सीएटी, वो किसने डेवलप किया था, किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आपकी बुक से है। कैट किसने डेवलप किया था? दैट इज
डॉक्टर लियोपोल्ड बेलक, उमा चौधरी, या दोनों ने किया है मिलके, या स्किनर? तो कैट का जो टेस्ट है, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, आई एम सॉरी, ये कैट का टेस्ट वो टेस्ट नहीं है जो एमबीए के लिए होता है। तो ये वो कैट का टेस्ट नहीं है, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, ये उसको मत सोच लेना जो एमबीए के लिए कैट का टेस्ट होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं हम। तो चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट जो कैट का टेस्ट है वो डेवलप किया था डॉक्टर लियोपोल्ड बेलक ने। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। कल मिलते हैं चैप्टर 3 में। और चैप्टर 3 में आई मीन यूनिट 3 में बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो थ्योरीज पे बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस लेंगे। थ्योरीज मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आई गेस आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एंड तब तक आप यूनिट 1 और यूनिट 2 रिवाइज करो। कल यूनिट 3 और यूनिट 4 की रिवीजन आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ डू कॉमेंट डाउन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पैडागोजी, जो भी आपके पैडागोजी का सब्जेक्ट है, अगर उससे रिलेटेड आप लोगों को जो है कुछ भी से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। इनफैक्ट आप कमेंट मत करना नीचे, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, तो आपकी पैडागोजीज़ की क्लास गूगल मीट पे लाइव आपको जो है वो कराई जाएंगी। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।